बच्चों, आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना विषय है क्रांतियों का युग। 1830 से 1848 का समय है ये। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें कौन कौन लोग थे? प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गीय लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह क्रांतिकारियों का हुआ है फ्रांस में जुलाई 1830 में। इस विद्रोह में बूर्बो राजा को 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, जो संघर्ष कर रहे थे गणतंत्र लाने के लिए। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिख कौन था, ये समझें। यह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। इसका पूरा नाम ड्यूक मैटरनिख था। मैटरनिख ने 1815 में वियना संधि तैयार की थी। वियना संधि का उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। मैटरनिख ने एक बार टिप्पणी भी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस की जुलाई क्रांति से ब्रेसवेल में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन वाला बताकर प्रशंसा की। यानी क्रांतिकारियों का काम कवियों और कलाकारों ने भी बहुत अच्छे से किया और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज़ कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए और अंततः 1832 की कुस्तुतूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना क्या है, ये समझें। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से संभव नहीं हुआ। राष्ट्रवाद की भावना के विकास में और लोगों ने भी काम किया। एक तरह से संस्कृति ने काम किया। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने अहम भूमिका निभाई और किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों के विचार, भावनाएं, ये सब जुड़े होते हैं। तो इन सब में कला, काव्य, कहानियों और किस्सों और संगीत ने महत्वपूर्ण कार्य किया। इन राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। इसी का उदाहरण रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक ख़ास तरह की
राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क और वितर्क और विज्ञान की आलोचना की। मतलब वो विज्ञान में विश्वास नहीं करते थे कि तर्क के द्वारा सिद्ध हो जाए कोई बात। उसकी जगह वो भावनाओं और अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद पर जोर देते थे। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा, उनका कहना था कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र करना राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों और स्थानीय लोक साहित्य के माध्यम से आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक भी था, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस समय निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए उनके विचारों को बदलने के लिए वहाँ के प्रचलित लोकगीत, लोक नृत्य ये ज़रूरी थे। यह ख़ास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था। भाषा का भी बहुत महत्व है क्रांतिकारियों के काम को पूरा करने में। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसका उदाहरण पोलिश भाषा ने रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के रूप में कार्य किया। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोज़गार से अधिक थी। यानी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि रोज़गार नहीं मिल रहे थे, बेरोज़गारी हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों को इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। और यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों तले दबे थे। यानी किसान जो है सामंतों और उनकी जिम्मेदारियों के दबाव में थे। जैसा वो कहते थे वैसा ही इनको करना पड़ता था और उतना ही शुल्क देना पड़ता था। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के कारण शहरों और गांवों में काफ़ी गरीबी फैल जाती थी। और ऐसी एक घटना एक वर्ष में हुई। 1848 में ऐसी ही घटना घटी। खाने पीने की कमी हो गई, बेरोज़गारी बढ़ गई और बेरोज़गारी बढ़ने से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, यानी मत देने का अधिकार दिया। 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना का बयान किया। बताई घटना कि 18,000 आबादी का एक गांव था और गांव में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय करते थे ज़्यादातर लोग। बड़े स्तर पर ये व्यवसाय वहाँ पर होता था। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर, चूँकि जनसंख्या ज़्यादा थी
तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी, यानी बुनकर जो माल तैयार कर रहे हैं उनकी कीमतें उन्हें कम मिलेंगी। तो बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध उग्र विद्रोह कर दिया। 1848 उदारवादियों की क्रांति, इसको समझें, उदारवादियों की भी क्रांति हुई। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोज़गारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तभी पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की क्रांति भी चल रही थी। इन उदारवादियों ने संविधानवाद की मांग को कि एक नया संविधान होना चाहिए, इस मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया कि जब संविधान बनेगा और सबके लिए एक जैसा नियम होगा तो राष्ट्र में एकीकरण आएगा, और राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, यानी स्पष्ट नहीं था कि महिलाएं अपने मत का अधिकार कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ऐसा क्लियर नहीं था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए और इसके बाद भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। धन्यवाद।